let's start our lectures. Today's our topic is rule of monitoring and health surveillance because of radiation. हम लोग रेडिएशन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिस्कस किया हम लोगों ने। तो उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि मॉनिटरिंग का, जिसे कह सकते हैं कि देख रेख करना किस चीज़ की, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रेडिएशन में इन्वॉल्व हैं, उनकी हेल्थ की। अब फॉर एग्जाम्पल्स कि एक वर्कर है, एक पर्सन है, एक डॉक्टर है जो कि एमआरआई मशीन के आसपास उसका डायग्नोस्टिक वर्क है, तो वो एक्सपोज हो सकता है रेडिएशन में। कोई ऐसा वर्कर है वर्क प्लेस पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो वेल्डिंग का काम करता है, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग का काम करता है, तो वो रेडिएशन में एक्सपोज हो सकता है। या कोई पावर प्लांट में काम करता है जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, तो वो एम्प्लॉयज, वो इंजीनियर्स, वो साइंटिस्ट जो कि आसपास काम करते हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो सारे एम्प्लॉयज जो रेडिएशन के एक्सपोजर में होते हैं, उनकी हेल्थ को सर्विलांस पे रखना, मॉनिटर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहा हेल्थ सर्विलांस ऑफ वर्कर्स एक्सपोज टू आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज कैरिड आउट thereby an approved medical practitioners or physician expertise in occupational and radiation health, उनसे करवाना चाहिए। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अप्रूव्ड हैं, या फिर वो फिजिशियन जो ऑक्यूपेशनल और रेडिएशन से रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस है, डिजीज को डायग्नोस करने का एक्सपीरियंस है, उनसे करवाना चाहिए। तो ये जो हेल्थ सर्विलांस होता है, तो वो दो तरीके का होता है। एक प्री एम्प्लॉयमेंट होता है और एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट चला करता है। प्री एम्प्लॉयमेंट में होता है कि जैसे हम लोग आउट ऑफ कंट्री कहीं पर वर्क करने के लिए जाते हैं, या कहीं पर भी किसी भी जॉब में जाएंगे, तो आपका जो है वो हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें फिटनेस देखी जाती है कि आप फिट हैं कि नहीं है। बाद में होता है कि ड्यूरिंग द जॉब्स आपकी जो है वो लगातार फिटनेस को चेक किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हेल्थ चेकअप के रिगार्डिंग कहा गया कि वंस इन ए ईयर, साल में एक बार पीरियोडिक हेल्थ रिव्यू को कंडक्ट करवाना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ कंडीशन पता चले, जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज है, उनकी फिटनेस इंश्योर की जा सके। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग पीरियोडिक हेल्थ के रिव्यू में कंसीडर करते हैं। जैसे रेडिएशन के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो रिकॉर्डेड डोजेज ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, कि कोई पर्सन है उसको कितना डोज जो है वो रेडिएशन का मिल रहा है, कितने डोज वो एक्सपोज हो रहा है। या कोई और सिकनेस उसको फेस करनी पड़ रही है, जिसका रिकॉर्ड वहां पर नहीं है, मेडिकल कंसर्न है बट रिकॉर्ड नहीं है, उसका रिकॉर्ड आपको, उसका सर्विलांस करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर किसी भी डिजीज को पहले से ही अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट करना, उसको रिव्यू करना, उसके लिए जो रिक्वायरिंग्स हैं, फॉलोअप्स हैं, उसको अरेंज करना। फिर कोई भी अगर ड्यूटी के अंदर लास्ट रिव्यू के अंदर कोई बदलाव हुआ है, तो उसको, उसका मेडिकल सर्विलांस या रिव्यू करना। ये फैक्टर्स हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि इतने पे हम लोग, अगर कोई ऐसा इश्यू आता है, इसे 1 ईयर पे तो कराना ही कराना होता है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो उसको हम लोग करा लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। या कोई सिकनेस हो गई है बीच में, मेडिकल कंसर्न, उसका हम लोग फिर से कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे, साल भर पे ही मेडिकल चेकअप कराएंगे। या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो फॉलोअप्स ले रहे हैं, अर्ली रिव्यू देखना चाह रहे हैं डिजीजेस की, तो उसको कर लेंगे, हम लोग बीच में ही कर सकते हैं। या ड्यूटीज में चेंज हुई है कि पहले दूसरी जगह काम कर रहे थे, अब दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, तो रिव्यू कर लेते हैं। सेम एज रिस्क असेसमेंट की तरह कि एक तो टाइम ड्यूरेशन पूरा होने पे और रिस्क असेसमेंट होता है, और बीच में भी हम लोग अगर नीड होती है कि कोई एक्सीडेंट होता है तो करना पड़ता है, या वर्क प्लेस चेंज हो गया, मशीन टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, प्रोसीजर चेंज हो गया, तो रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं। उसी तरीके से हेल्थ सर्विलांस की बात भी करते हैं, अगर रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो एक तो साल में इसका हेल्थ चेकअप होता है, और बीच में भी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो करते हैं उसको। स्पेशल मेडिकल सर्विलांस। अब स्पेशल जो मेडिकल सर्विलांस की नीड क्या होती है भाई, जो अगर किसी भी ऐसी वर्क प्लेस पे एम्प्लॉइज है जहाँ पर हाई एक्सपोजर ऑफ
रेडिएशन है, तो वहां पर स्पेशल मेडिकल सर्विलांस को भी हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब उसमें जैसे स्किन का चेकअप करना, अब स्किन से क्या चेकअप करते हैं, स्किन से रिलेटेड क्या चेक करते हैं, तो देखते हैं कि रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं पर कोई रप्चर तो नहीं हो गया है, कोई डेटोरिएशन तो नहीं हुआ है ना, जिसके अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो गया हो, जिसके अंदर जाकर के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अंदर चला जाए, या फिर स्किन के ऊपर कितना ज्यादा डस्ट, रेडियो एक्टिव डस्ट या रेडियो एक्टिव लिक्विड्स हमारी स्किन के ऊपर कितना एक्यूमुलेट हो गई हैं, इनहेल हो गई हैं, या फिर जो सोर्स है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का, वो क्या इनहेलेशन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू या एब्जॉर्प्शन के थ्रू स्किन के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, इसी के थ्रू हम लोग कंट्रोल मेजर लगा करके कंट्रोल करते हैं। फिर रिस्पायरेटरी चेकअप करवाते हैं स्पेशल मेडिकल सर्विलांस में। उसमें देखा जाता है कि हमारे लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में जो काम करते हैं, तो उनका एक सेफ्टी क्रिटिकल वर्क होता है। तो उसके तहत ये देखा जाता है, रिस्पायरेटरी फिल्टर्स वगैरह तो प्रोवाइड ही करते हैं, लेकिन साथ में फिर हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लंग्स को भी हम लोग चेक करवाते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। फिर रेडिएशन डोज चेक किया जाता है। अब रेडिएशन डोज का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर कितना रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है। तो इसको कैसे चेक कराते हैं, आंखों को चेक कराया जाता है, इसमें ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन कराया जाता है, जिसमें देखा जाता है रेडिएशन की वजह से कोई कैटरेक्ट्स, मोतियाबिंद जैसी सिचुएशन आंखों में तो नहीं हो रही है। उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग रेडिएशन सिकनेस को, कि कोई ऐसी सिकनेस तो नहीं हो रही इसे जिसकी वजह से इसको लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। या उसको उसके क्रोमोसोम्स को जो है वो चेक कराया जाता है, क्योंकि रेडिएशन अगर एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है तो हम लोगों के जो मेल्स के क्रोमोसोम्स स्पेशली होते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स का भी एक साइज बदल जाएगा, या उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, या ग्रोथ कम हो जाएगी, या काउंट कम हो जाएगा, या मोबिलिटी कम हो जाएगी। क्रोमोसोम्स की, शुक्राणुओं की बात करते हैं, रेडिएशन का बड़ा एक्सपोजर होता है उनके ऊपर। या फिर हम लोग न्यूरोटिक या साइकोटिक डिसऑर्डर्स को देखते हैं कि साइकिक कोई दिमाग के ऊपर कोई असर तो नहीं है, न्यूर या नर्व्स के ऊपर कोई इश्यूज तो नहीं आए हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल कैटेगरी में हम लोग देखते हैं कि जो है वो कोई रिस्क तो नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है, बहुत सीरियस इस टाइम कंसर्न लिया जा रहा है, इसका बहुत सीरियसली इसको लिया जा रहा है मेंटल हेल्थ को। मेंटली जब कोई वर्कर बहुत ही फिट होता है, वो तो रेडिएशन की बात हो गई, अब ये मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, दूसरा हजार्ड। अगर कोई आप खुश हैं, हम खुश हैं, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस या तनाव या नहीं है हमारे अंदर, तो हम लोगों के अंदर जो है वो जो एड्रेनलिन होता है, जो खुशी पैदा करने वाला हार्मोन्स होता है, वो सिक्रीट होता है, और वो हमारी स्किल्स, हमारी क्वालिटी, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत इंप्रूव कर देता है। जब बहुत खुश होंगे आप तो बहुत अच्छा फील होगा, आप जो काम करेंगे उसमें मन लगेगा, उस काम को अच्छे तरीके से आप करेंगे, तो इंजॉय करेंगे उसको। और अगर मन दुखी होता है तो फिर आप इंजॉय नहीं कर सकते, आपकी क्वालिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी सब एकदम लो हो जाती है। सेम लाइक, चूंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सो वी ऑल हैव द सेम मेंटल इश्यूज, मेंटल स्ट्रेंथ्स, मेंटल वीकनेसेस आर देयर। हम सभी लोगों के साथ सेम चीजें, सेम कंडीशंस लागू होती हैं। तो मेंटल इल हेल्थ का मतलब होता क्या है? मेंटल इल हेल्थ का मतलब होता है, इट रिफर्स टू द वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस व्हिच आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय सम combination of abnormal thoughts, abnormal emotion, abnormal behavior, abnormal reactions with others। मेंटल इल हेल्थ किसको गया है, मेंटल इल हेल्थ किसको कहा गया है, कि यदि हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट्स एकदम एबनॉर्मल हो, हमारे इमोशंस एकदम एबनॉर्मल हो। एक तो नॉर्मल इमोशन होता है कि हाँ दुख है या खुशी है तो हम खुशी है तो हंस रहे हैं, गम है तो रो रहे हैं, लेकिन एक होता है एबनॉर्मलिटी हो जाना। खुशी है तो इतना खुश हो गए कि लोग डर गए देख करके, कितना खुश भी कोई होता है, उसको एबनॉर्मल कहा जाता है।
तो अगर एबनॉर्मल थॉट्स आ रहे हैं, एबनॉर्मल इमोशंस आ रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर है हमारा, एबनॉर्मल रिलेशनशिप अगर दूसरे से हम बना रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज ए मेंटल इल हेल्थ। ये बीमार है, दिमागी तौर से बीमार है। ठीक है ना। कहा कि एक जो वर्क होता है, वो काम जो होता है ना, वो दिमाग के लिए अच्छा होता है ना। लेकिन अगर काम का जो वातावरण है, अगर वो बहुत ही निगेटिव वातावरण है, तो वो हमारे फिजिकल और हमारे मेंटल दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। काम जो होता है ना, ह्यूमन बीइंग को काम चाहिए, हम लोगों के लिए काम चाहिए। हम लोगों को अगर फ्री बिठा दिया जाए, सिर्फ खाना दिया जाए, पानी दिया जाए, बिठाया जाए, तो हम बीमार होकर मर जाएंगे। तो हम लोगों को काम चाहिए, हमारा दिमाग बिजी होना चाहिए, हमको चैलेंजेस चाहिए, हम चैलेंजेस अचीव करेंगे, हम खुश होंगे, है ना, हम ग्रो करेंगे, हम खुश होंगे, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो काम जो होता है, वर्क इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ। काम जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बट a negative working environment can lead to physical and mental health problem। अगर negative work environment है, तो वो physical और mental health को problems को create करती है। जैसे for example, depression and anxiety have a significant economic impact। अगर कोई अकेला है, बिना काम का है, या काम बहुत ज्यादा है, तो दोनों में डिप्रेशन होगा, दोनों में बेचैनी होगी, और इसका असर किस पे आएगा? इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, पैसे का नुकसान होगा। अगर कोई एम्प्लॉइज है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हैरेसमेंट हो रहा है, जैसे गर्ल्स के साथ बहुत हैरेसमेंट होता है, बॉयज के साथ भी हैरेसमेंट होता है, कि कोई बॉस है उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बुलिंग होता है, लोग दादागिरी दिखाते हैं वर्क प्लेसेस के ऊपर, ये कॉमनली रिपोर्टेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका भी एक एडवर्स इफेक्ट उस वर्कर की मेंटल कंडीशन, मेंटल हेल्थ पे पड़ सकता है। अगर कोई किसी को डांट रहा है, अब्यूज कर रहा है वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, कि आप हैं, हम हैं, दोनों लोग जा रहे हैं, कोई सीनियर है जो अब्यूज करके बात करता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, तो इसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों पे पड़ता है, और इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। ठीक है। तो हैरेसमेंट और बुलिंग जो है वो दोनों असर डालते हैं। तो कहा कि इसके अलावा देयर आर मेनी इफेक्टिव एक्शंस दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक टू promote the health, mental health in the workplace, such as may also benefited productivity। बहुत से तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं, है ना। जॉब रोटेशन है, और जॉब लीव्स हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, अप्रिसिएशन एक्टिविटीज हैं, रिवार्ड्स एक्टिविटीज हैं। इनके थ्रू क्या होता है? और गुड सेफ्टी कल्चर, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, पॉजिटिव इन्वायरमेंटल या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बनाना, नो ब्लेम कल्चर, नो अब्यूसिव कल्चर, इस तरीके कल्चर बना करके हम लोग मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। कहा फॉर एवरी $1, हर प्रति एक यूएसए अमेरिकन डॉलर, अगर हम उसको किसी मेंटल डिसऑर्डर को हम लोग ट्रीट करने के लिए खर्च करते हैं, तो उसका जो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय है, उसको मेंटल कंडीशन को अच्छा करने के लिए हम लोगों को $1 का खर्च करना पड़ता है। तो उस वर्कर के थ्रू जब वो काम करेगा ना, तो वो रिटर्न में आपको $4 एक्स्ट्रा कमा करके देगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी उसकी बढ़ जाएगी, इंथुजियास्टिक हो जाएगा, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे उसके अंदर। तो उसकी उसकी जो है वो प्रोडक्टिविटी और उसकी जो क्वालिटी है, वो दोनों चीजें बढ़ जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी, तो वो रिटर्न में आपको ज्यादा देगा। फिर बात करते हैं हम लोग स्ट्रेस की, तनाव की। तनाव क्या होता है? ये मेंटल हेल्थ की ही बात अभी चल रही है। तनाव क्या होता है कि एक एडवर्स रिएक्शन होता है किसी भी व्यक्ति का, जिसके अंदर एक्सेसिव प्रेशर होता है, या कोई अदर टाइप्स की कोई डिमांड प्लेस्ड हो जाती है दिमाग के ऊपर, तो हम लोग क्या होते हैं? स्ट्रेस हो जाते हैं। ये तो बहुत एक्सेसिव प्रेशर डाल दिया जाए कि नहीं, आपको ये पूरा काम एक्सकवेशन का जो है, या स्कैफोल्ड लगवा रहे हैं, तो आप 2 घंटे में ये पूरा लगवा दीजिए, वरना आपकी नौकरी गई। तो ये स्ट्रेस कॉज कर दिया उसने, है ना। तो स्ट्रेस का मतलब होता है, स्ट्रेस इट इज डिफाइंड एज द एडवर्स रिएक्शन पीपल हैव टू एक्सेसिव प्रेशर्स और अदर टाइप्स ऑफ डिमांड प्लेस्ड ऑन देम। ठीक है। फिर कहा कि द डिफिनेशन मेक्स एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये जो डिफिनेशन है ना, तो एक कुछ चीजों को अलग अलग बांट देती है। जैसे बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ
रीजनेबल प्रेशर, भाई प्रेशर का सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, प्रेशर जो होता है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। अब कहा भाई पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है प्रेशर का, जब प्रेशर डाला जाता है, टारगेट सेट किया जाता है, तो उससे क्या होता है, चैलेंजिंग हो जाता है वर्क, और चैलेंज को पूरा करने के लिए लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लोग स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है। और एक्सेसिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस भी कॉज होता है, जो कि एक नेचुरल है। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रेसिंग रिएक्शंस, डिमांड्स आते हैं, उससे उसके साथ में क्या होता है कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी घट जाती है। तो कहा वर्क प्लेस जो है, वर्क प्लेस स्ट्रेस, जो वर्क प्लेस का स्ट्रेस होता है, इटसेल्फ इज नॉट एन इलनेस। तनाव तो है ही भाई, काम कोई सा भी करेंगे आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। तो स्ट्रेस इज इटसेल्फ इज नॉट एन इलनेस, खुद में स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं होती है, बट if it is in intense or for a prolonged period of time, then deteriorate in the sufferer's health में ensues। तो कहा कि अगर लंबे समय तक के कोई व्यक्ति है, कोई स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो डेटोरेट हो सकती है, खराब हो सकती है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ वर्कर्स विद मेंटल हेल्थ, अगर कोई वर्कर है जिसके अंदर मेंटल हेल्थ है, तो उसको जो है वो क्या कॉमन से सिम्टम्स उसके अंदर मिल सकते हैं, कुछ तो फिजिकल इफेक्ट होगा, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा, कुछ इमोशनल स्ट्रेन होगा, कुछ मालडेप्टिव बिहेवियर होगा, है ना, तो कुछ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शन में चेंजेस होंगे। अब ये क्या क्या होते हैं, जैसे फिजिकल इफेक्ट क्या हो सकता है मेंटल इल हेल्थ की वजह से, हेडेक, सर में दर्द, डिजीनेस, स्वेटिंग, aching neck, skin rashes, raised heartbeat, increased blood pressures and ulcer, ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, मेंटल इल हेल्थ की वजह से हो सकता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो सकता है भाई, डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, इंसोमेनिया, नींद की ना आनी है, नींद का ना आना है, इरिटेबिलिटी है, सडन मूड चेंज है ना, इनएबिलिटी टू कॉप है, किसी सिचुएशन से लड़ने की क्षमता कम हो जाना। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी बोलते हैं उसको, फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स आने लगता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, पीछे की बातें बहुत आने लगती है। सीवियर एंग्जायटी होगी, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, अनकंट्रोलेबल थॉट्स आने लगेंगे, हर कुछ निगेटिव होने लगेगा। इमोशनल स्ट्रेन क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन होगा, किसी चीज से भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये इमोशनल स्ट्रेन होता है। इसमें थकान बहुत होती है, इसमें टेंशन बहुत होगी, है ना। तो कहा मॉल अडेप्टिव बिहेवियर्स में क्या होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, लोग एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने लगते हैं, बहुत ही पुअर सर्विस हो जाएगी हमारी, जो इंटर रिलेशनशिप प्रॉब्लम से वो बढ़ जाएगी, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा हमारे अंदर से। तो ये क्या है, मॉल अडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, मेंटल इल हेल्थ की वजह से होते हैं। फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या होता है कि बहुत पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है, हमारा कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत ज्यादा लेने लगेंगे किसी चीज के बारे में, डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी हमारी, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाएंगी, लैक ऑफ कमिटमेंट हो जाएगा, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, एब्सेंस हमारा बढ़ जाएगा वर्क प्लेस पे। बायोलॉजिकल रिएक्शन में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डेथ हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कोई ले लिया, तनाव हो गया उसको, तो उसकी वजह से उसको डेथ भी हो सकती है। ठीक है।